नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो मनी 9 में। मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ती हूं अपने पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट्स के साथ, और हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर के इंश्योरेंस प्लानिंग की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, इन सब पर बात करते हैं। लेकिन ट्यूसडेज का दिन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड रहता है इंश्योरेंस पर, और होना भी चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, हम सभी की ज़िंदगी बहुत बिजी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, उनके पास टाइम ही नहीं रहता। और इस बिजी लाइफ में हम एक बहुत ही अहम चीज़ है जिससे कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, और वो है परिवार की सुरक्षा। और ये कैसी सुरक्षा की मैं बात कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन की सुरक्षा। हेल्थ इंश्योरेंस यही सुरक्षा आपको दे सकते हैं, और मुझे लगता है नए साल में अपने इंश्योरेंस को प्लान कीजिए अपनी फैमिली के साथ, उनके हेल्थ इंश्योरेंस को प्लान कीजिए। आप अगर घर में इकलौते कमाई करने वाले हैं तो अपने इंश्योरेंस को प्लान कीजिए, और ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। और इसीलिए जब मनी 9 देश का एक पर्सनल फाइनेंस का बड़ा सर्वे लेकर आया तो कई खुलासे हुए हैं, और 2 सवाल जो हमने अपने इस पर्सनल फाइनेंस सर्वे में पूछा था वो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन पहले बता देती हूँ इस सर्वे का साइज क्या था। 20 राज्यों में किया गया, 35,000 से ज्यादा परिवार थे जिनसे ये सवाल पूछे गए थे। तो 2 सवाल जो स्टैंड आउट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से। पहला सवाल हमने उनसे ये भी पूछा था कि क्या उन्हें अपनी बचत तोड़ने की जरूरत पड़ी, और बचत किस लिए तोड़ी है। तो इस सर्वे में क्या निकल करके आया वो आपको हम बताते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कितने लोग थे इस सैंपल में जिन्हें बचत तोड़ने की नौबत आई है, तो 67% लोगों ने कहा कि उन्हें बचत तोड़नी पड़ी है, उन्हें अपनी सेविंग में डिप करना पड़ा है, वो पैसे जो वो बचा रहे थे अपने भविष्य के लिए उसको तोड़ने की जरूरत पड़ी है 67% लोगों ने। अब सवाल उठता है कि इन 67% लोगों ने जब अपनी बचत को तोड़ा है तो क्यों तोड़ा है, इन परिवारों को ऐसी क्या जरूरत थी। तो उनका आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि अलग अलग जरूरतें थी जिसके लिए इस बचत को तोड़ा गया है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा था 22.3% का इलाज के लिए, हेल्थ के खर्चों को पूरा करने के लिए सेविंग्स तोड़नी पड़ी है लोगों को, क्योंकि हेल्थ केयर पर खर्चा बढ़ा है, और खर्चा बढ़ने के पीछे एक बड़ा फैक्टर रहता है हेल्थ केयर की महंगाई भी। तो इसीलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ज़रूरत जब पड़ती है आपको, किसी भी बीमारी अगर हो जाए, घर में किसी को भी हो जाए, तो आपको अपनी बचत में डिप इन करके अपनी बचत को तोड़ना पड़ता है। उस बचत को तोड़ना पड़ता है जो आपने शायद कुछ फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए आप उसे बचा रहे थे, पर फ्यूचर में तो आप पहुंचे नहीं, प्रेजेंट में ही उस पैसे को आपको तोड़ना पड़ रहा है, और ये काफ़ी चिंताजनक है। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, और साथ में हम ये भी समझने वाले हैं कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं माई वेल्थ ग्रोथ के को-फाउंडर और CFP हर्षद चेतनवाला। थैंक यू सो मच हर्षद सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। वेलकम टू मनी 9 सर। प्रियंका जी, थैंक यू। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू आपको और आपके सारे ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। तो अगर आप भी हर्षद जी से पूछना चाहते हैं सवाल, हम फोकस करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर, तो कैसे भेजिए अपने सवाल। आप अभी के अभी लाइव पूछ सकते हैं, हम एकदम इसी समय रखेंगे वो सवाल हर्षद चेतनवाला के सामने। 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। आप हमें ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, जहां पर भी आप हमसे तक पहुंच सकते हैं पहुंचिए और अपने सवाल भेजिए। सवाल को जितने डिटेल में लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट को, उतनी आसानी होगी उस सवाल को समझने में और जवाब देने में। सो हर्षद चेतनवाला माई वेल्थ ग्रोथ के को-फाउंडर और CFP मेरे साथ बने हुए हैं। हर्षद सर, अभी मैंने आपको कुछ आंकड़े दिखाए, काफ़ी चिंताजनक है कि लोग मजबूर अपनी सेविंग्स को तोड़ने के लिए 22.3% लोगों ने केवल इलाज के खर्चों से निपटने के लिए अपनी बचत को तोड़ा, और ये सबसे बड़ा नंबर है।
तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना यानी आपकी सेविंग पर ये अटैक है। आप अपनी सेविंग को लेकर के आपको कभी भी उसको तोड़ने की ज़रूरत आ सकती है और आपकी सेविंग्स पर ग्रहण लग सकता है। आप क्या इस डेटा से आप क्या बताना चाहेंगे और आपको क्या समझ में आता है? बिकॉज आई एम श्योर आप मुझसे भी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अभी भी लोग नॉन सीरियस हैं। जी। तो सबसे पहली चीज प्रियंका जी, ये जो परसेंटेज जो है 22.3, ये बड़ा अलार्मिंग नंबर है। क्योंकि समझ लीजिए कि हम जब फाइनेंशियल किसी का भी फाइनेंशियल प्लान या फिर जब इन्वेस्टमेंट प्लान पे जब हम वर्क करते हैं, तो सबसे पहली चीज कोई भी अच्छा प्लानर जो करता है या अच्छी टीम जो करती है, वो है सबसे पहले रिस्क को कम करने की। और सबसे बड़ा रिस्क कौन सा हो सकता है किसी भी फैमिली पे या फिर किसी इंडिविजुअल पे? एक होता है लाइफ का, और दूसरा होता है हेल्थ का। ये दो चीज जो ऐसी है जो आपके पूरे प्लान को डिरेल कर सकती है। अब जब आपने इतना बड़ा सर्वे कर दिया, इतने इतने अलग अलग राज्यों में जाकर आपने जब डिस्कस किया है, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज ये आ रही है कि जरूरी नहीं है कि ये केवल ऐसे लोग हैं जो बी टाउन या फिर टायर 2 हो या टायर 3 हो। आई एम प्रिटी श्योर हम जब इंटरेक्ट करते हैं, हमको मेट्रो सिटीज में भी लोग मिलते हैं जिनके ऊपर ये सिचुएशन आया है। हो सकता है कि ये जो नंबर जो है कोविड के या फिर पोस्ट कोविड के इम्पैक्ट की वजह से ज्यादा बड़े होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो जो हेल्थ इंश्योरेंस का या फिर लाइफ इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस जो है, वो पोस्ट कोविड बहुत लोगों ने रियलाइज किया है। तो वो भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन प्रियंका जी, पर्पस जो होता है इंश्योरेंस का, तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसका पर्पस होता है टू रिप्लेस जो किसी का भी अर्निंग कैपेसिटी जो होता है उसको रिप्लेस करने के लिए। और हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस ये होता है कि वो इंश्योरेंस आपके जो अब तक आपने जो पैसा इकट्ठा किया है आपके अलग अलग गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उसको आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और उसमें से ना निकालना पड़े। तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस आपको आपके प्लान्स को डिरेल होने नहीं देता। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कवर है जो हमको किसी भी हालत में हमारे पास होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। सो हर्षद सर, आपको नहीं लगता है कि हम लोग जो है टैक्स बचाने के लिए बीमा खरीद लेते हैं, लेकिन फिनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से आपने जो कहा कि रिटर्न कमाने के बारे में हम प्लान जब करें उससे पहले हमें अपने रिस्क को कवर करने होते हैं कि अगर हमारे क्या रिस्क हो सकते हैं कि हम बीमार पड़ सकते हैं, या फिर अगर मैं अपने घर की केवल एक ब्रेड अर्नर हूँ तो हो सकता है मैं ना रहूँ तो मेरे बाद क्या होगा, मेरी जो लाइबिलिटीज़ होंगी। अगर इसी के साथ कोई ऐड कर देता कि भाई आपका टैक्स भी बचेगा इसके प्रीमियम में, तो मैं तुरंत रेडी हो जाती हूँ, मैं फिर कुछ और ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। और इनफैक्ट अब सरकार भी इस बेनिफिट को खींच रही है। न्यू टैक्स रिजीम में हम देख रहे हैं कि भाई टैक्स के लिए आपको बचाने नहीं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बचाना है। लेकिन फिर भी लोग ये बड़ी गलती कर बैठते हैं कि उनको लगता है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस नज़रअंदाज कर देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस मुझे क्या होने वाला है। जी। तो पहली चीज मैं कहूंगा प्रियंका जी की, जो जो एक माइंडसेट होता है कि मैं हर वर्ष एक पैसा भर रहा हूँ, लेकिन बेनिफिट तो मुझे मिल नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे निवेश ऐसे हम लोगों से मिले हैं जो कहते हैं कि क्या फायदा है इसका जो मैं हर वर्ष एक एक एक्स अमाउंट में भरते जाऊंगा या भरते जाऊंगी, लेकिन मैं बीमार तो हो नहीं रहा हूँ या हो नहीं रही हूँ। तो ऐसे केस में मैं कहाँ से हमको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू जो है वो माइंडसेट इश्यू है। क्योंकि समझ लीजिए आज आप भले 5 7 10 वर्ष तक आपका प्रीमियम भरते रहिए, रेगुलरली भरते रहिए, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आता है जब वो जो मेडिकल इमरजेंसी हो गई या फिर किसी का डेथ हो गया, राइट, तो वो टाइम पे जो इंश्योरेंस जो जो अगर आप अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो आपके सारे प्रीमियम्स कभी आपने दिए होंगे इन पास, उसको आराम से रिकवर कर देता है। तो पहली चीज है माइंडसेट की, कि ऐसा इंश्योरेंस का पर्पस यही है कि 100 में से हो सकता है कि 2 लोगों को हो, लेकिन वो कौन से 2 लोग हैं वो किसी को पता नहीं, इसलिए आप उसको इंश्योरेंस ले रहे हैं। टैक्स एक बचाने का एक तरीका है, बट टैक्स कभी भी वो पर्पस नहीं होना चाहिए आपका इंश्योरेंस लेने के लिए, लेकिन लोग राइट। वो टैक्स बचाने वाले फैक्टर से ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं कि वो टैक्स बचेगा, पूछते नहीं है। मतलब जब उनको प्लानिंग करनी होती है तो इंश्योरेंस ले लूँ ना, टैक्स बचेगा इसलिए नहीं इंश्योरेंस ले लूँ क्योंकि वो मेरे लाइफ के लिए और मेरी फैमिली के रिस्क को, फिनेंशियल रिस्क के लिए बेहतर है। डू यू फेस दैट ऑफन? श्योर वी डू। हम ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के
जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जो इश्यू है हमको लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा दिखता है, क्योंकि हमको एक लाइफ इंश्योरेंस ज्यादातर बहुत सारे लोग उसको आज भी उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं, और फिर उसमें भी उनको लगता है कि ऐसा कुछ प्रीमियम भरते जाए जो हमको 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद हमको वो पैसा जो है वो वापस मिले। लेकिन वो इंश्योरेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो इंश्योरेंस का जो पर्पस, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कि आपके पास हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, ये दो चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। उसको आप कभी भी, हाँ, उस पे जो आपका हिसाब से आपका जितना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए या फिर आपका जितना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, वो जब आपने लिया है उस पे जो प्रीमियम भर रहे हो उसका बेशक आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और आप वो लीजिए। लेकिन रिवर्स मत कीजिए कि टैक्स बचाना है तो तो हम इंश्योरेंस लेना है, बल्कि आप इंश्योरेंस लीजिए, फायदा है कि आपका टैक्स बचेगा। आपने दो इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कहा अर्शद सर, कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अब मुझे ये बताइए कि विच कम्स फर्स्ट, पहले एक लाइफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है या पहले आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए? जी, तो देखिए, हम कभी भी किससे इंटरेक्ट करते हैं तो हम पहली चीज बोलते हैं कि सबसे पहली चीज जो होती है कि आप अपने कभी आप अपना जब किला बना रहे हो ना, तो आपके किले को सबसे पहले आप बाउंड्रीज देते हो, क्योंकि आपको रिस्क कम करनी है। और कौन सा ऐसा दो रिस्क है जो किसी भी इंडिविजुअल के पास होता है? तो जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि एक लाइफ का रिस्क है और दूसरा मेडिकल या हेल्थ का इमरजेंसी। रिस्क है। तो कोई भी फर्स्ट या सेकंड नहीं है, ओके। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। हर हर व्यक्ति जो आज के दिन पे इनकम कमा रहे हैं, अपने फैमिली के हाउस होल्ड इनकम में उनका कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है, उनको लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। क्योंकि अगर उनको कुछ हो गया तो उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक शख्स है जो हर महीने अपने घर पे 50,000 रुपया या फिर 25,000 रुपया लेके जा रहे हैं, राइट। अगर उनको कुछ हो जाए तो 25,000 पर मंथ जब तक वो अपना काम करने वाले थे या जब तक रिटायर होने वाले थे, वो कौन देगा? तो यहाँ पे आता है लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा एस्पेक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको फैमिली को सिक्योर करता है। कोई भी बीमारी अगर हो जाए तो आप उस पे इलाज पे कभी कॉम्प्रोमाइज न करें। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि उनके इलाज करने के लिए आप अपने सेविंग्स को न तोड़ें। जैसे हमने देखा कि ऑलमोस्ट 100 में से 22 या 23 लोग जो है उनको उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स तोड़ी है केवल अपना हेल्थ को कवर करने के लिए या फिर हेल्थ को इलाज के लिए, राइट। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। हेल्थ का पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो आपको अ, सारे फैमिली मेंबर्स को कवर करना अच्छा होता है। और अगर जब आप फैमिली मेंबर्स को कवर करें तो बहुत सारी चीजें जो है आप ध्यान में रख के उसको आप लें, लेकिन एक कवर जरूर लें। आपने तो कहा दोनों साथ फैमिली को में। कवर करना जरूरी है, हाँ दोनों इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि यू कांट चूज ईदर और आप नहीं कर सकते, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों साथ में लें तो और भी अच्छा है इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, पर दोनों ज़रूरी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने ईदर और पूछा था, हर्षित सर का कहना है नहीं, देयर इज़ नो ईदर और बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपने अभी फैमिली की बात की हर्षित सर, तो एक परिवार के लिए कितने पैसों का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, इसे कैसे समझ सकते हैं आप लोग? जैसे एक्सपर्ट्स कई सारे एक वो देते हैं, कुछ रफ कैलकुलेशंस देते हैं, कुछ फॉर्मूलाज देते हैं। तो अगर कोई फैमिली आकर आपसे कहता है कि भाई मेरे पास कितना होना चाहिए, नाउ दिस फैमिली, मेरी फैमिली और आपकी ही फैमिली अलग होगी, हो सकता है मेरी फैमिली में 4 लोग हों और आपकी फैमिली में केवल 3 लोग हों, तो ये पैरामीटर जो है सबके लिए फिट भी नहीं बैठेगा। तो आप कैसे कहते हैं कि आप कैसे समझें कि आपकी फैमिली के लिए कितने पैसों का हेल्थ कवर जो है वो पर्याप्त होगा? ठीक। तो पहली चीज है कि जैसे आपने एक सही सही चीज कही कि ये सब्जेक्टिव होता है। हर एक फैमिली का एक मेडिकल हिस्ट्री होता है। हर एक फैमिली में एग्जिस्टिंग कोई बीमार है, कोई नहीं है, प्लस फैमिली हिस्ट्री जो होती है, मेडिकल हिस्ट्री, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। वेरी फ्रैंकली प्रियंका जी, कैलकुलेटिंग लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी इजी, कितना होना चाहिए कवर, क्योंकि वो इनकम बेस्ड है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, वो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। वो काफी सब्जेक्टिव है, क्योंकि वैसे कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। हाँ, लेकिन कोई कोई फैक्टर्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी फैमिली हिस्ट्री हो गई, आपका एग्जिस्टिंग मेडिकल हिस्ट्री हो गया, और फिर आप कौन से शहर में रहते हो। कुछ शहरों में इलाज जो है महंगा है, जैसे हम बॉम्बे ले लें या फिर बैंगलोर ले लें। कुछ कुछ शहरों में ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता है।
और कुछ शहरों में हो सकता है कि उतना एक्सपेंसिव ना हो। तो कौन से शहर में आप रहते हो, कौन से शहर में अगर हो सकता है कि अगर आप बीमार पड़े तो कहाँ पे जाके इलाज कराओगे, उसके हिसाब से आपको कवर करना जरूरी है। और जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले, तो हेल्थ इंश्योरेंस में आप ये दोनों, ये सारे दो तीन फैक्टर्स तो ले ही ले, ठीक है। लेकिन फिर एक स्टेज पे आके उसको आप उसको रिव्यू करते रहें कि हाँ, हम्म। या ये काफी है या फिर इसको बढ़ाने का कुछ स्कोप है। ओके, बिकॉज आई ऑल्सो फील हर्षद सर कि लोग ले लेते हैं कि है मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस, बट आपने जो बात की ना, रिव्यू नहीं करते हैं, तो वो अप्रोप्रिएट है कवर या नहीं। और इस वजह से भी क्या होगा कि जो हमने भी डेटा निकाला है उसमें जब हम दिखा रहे हैं कि 22.3% लोगों ने अपने सेविंग्स को डिप किया, तो हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं था। मैं चाहूँगी वो डेटा हम फिर से दिखाएं। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तब भी डिप करने की ज़रूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि पर्याप्त कवर नहीं था। तो हमने पूछा था कि आपने पिछले साल में कि आपने बचत को तोड़ा है, तो 67% लोगों ने कहा हाँ तोड़ा है, और देखिए 22.3 इलाज के लिए इन्हें अपनी बचत को तोड़ना पड़ा है। ओके, सो एप्रोप्रिएट कवर ये आपके माइंड में सबसे पहले होना चाहिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। एप्रोप्रिएट कवर के अलावा आप क्या कहते हैं कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए? जी। तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे हमने कहा कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री, और जब अप्रोप्रिएट कवर की बात करते हैं, तो आपने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए, प्रियंका जी, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। जब भी हम किसी को प्रश्न करते हैं तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, यही उत्तर मिलता है। लेकिन बहुत से कम लोग हैं जिनको हमेशा पता होता है कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, राइट। तो ये चीज जो है हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एडिक्वेट है या नहीं, ठीक है। और कभी भी आप जब हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदने जाए, तो कभी भी उसको उसको आप उसको डिले ना करें, ठीक है। जितना जल्दी आप उसको कवर अपने आप के लिए लोगे, उतना ही समय आप दोगे आपका मेडिकल हिस्ट्री बनने के लिए। और हर एक हेल्थ इंश्योरेंस में प्रियंका जी, ये होता है कि आपका वेटिंग पीरियड होता है एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए, और कुछ ऐसी इलनेसेस होती है जिनके लिए बाय डिफॉल्ट एक वेटिंग फेज होता है। तो उसको भी क्रॉस करना बहुत जरूरी होता है। और ये आप बात समझिए, मोस्ट ऑफ द पीपल जो करते हैं वो फैमिली फ्लोटर लेते हैं। हम्म। तो ये केवल आपका वेटिंग पीरियड नहीं है, ये पूरे फैमिली के हर एक फैमिली मेंबर का भी वेटिंग पीरियड है। राइट, और मुझे ये बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक ये भी, एक तो मैंने कहा कि अप्रोप्रिएट कवर नहीं है, तो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो शायद वो आपके लिए ना काफ़ी होगा। और दूसरी बात जो लोगों को सताती वो होती है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस की हम देते रहे प्रीमियम 6-7 साल तक, और जब ज़रूरत पड़ेगी इसके इस्तेमाल करने की, और ऐसी कई सारी हॉरर स्टोरीज जो हम सुनते रहते हैं कि भाई उस कंपनी ने नहीं दिया, क्लेम रिजेक्ट कर दिया, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है लोगों का, कंपनियां जो है अड़ जाती हैं, कभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के बात को लेकर के, कभी किसी बात को लेकर के कि कोई पुरानी बीमारी थी जो आपने छुपाई थी। तो आप क्या कहते हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट ना हो, इसे आप कैसे एक फुल प्रूफ कर सकते हैं कि भाई इन बातों का ध्यान रखिए ताकि आपका आपका आपके पास एक सॉलिड ग्राउंड हो कि कंपनी उसे रिजेक्ट नहीं कर सके? जी। तो देखिए, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है कि जब भी कोई कस्टमर जो है वो उनके पास आएगा, वो सबसे पहले वो उनका क्लेम हिस्ट्री देखेंगे और क्लेम का रेशियो देखेंगे। और उनको ये भी पता है कि अगर क्लेम रेशियो कम होगा तो क्लाइंट्स, जो उनके कस्टमर्स जो है, वो उनके पास ना आए। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सामने से रिजेक्शन नहीं करती। हाँ, अगर आपको अपने पॉलिसी में अगर आपको कभी रिजेक्शन नहीं चाहिए, तो हमेशा आपकी जो कम सारा डिटेल्स जो है आपका अच्छी तरह से बताइए। आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री हो, कोई भी, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे थे और उनका जो 10 साल पहले उनका कुछ माइग्रेन का कुछ हिस्ट्री था, जो उन्होंने जानबूझ के नहीं, वो मिस आउट हो गया उनका उनका बताना। और ऐसे केस में भी उनका जो कभी कुछ क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ था। फिर आप इंटरेक्ट करो उनसे और फिर एक्सप्लेन कीजिए, तो हो सकता है कि कंपनी समझ जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री हो, भले आपको लगे छोटी हो, लेकिन फिर भी बताना अच्छा होता है। कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन हो, जब भी हो, कोई ना कोई फैमिली मेंबर आपके इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दे, या फिर आपके एडवाइजर जिन्होंने आपको एडवाइस किया है उनको भी इन्फॉर्म कर दे, और इंश्योरेंस कंपनी को भी पैरेलली इन्फॉर्म कर दे कि यहाँ यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है।
और जब इलाज चलता हो या फिर इलाज के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी इंश्योरेंस कंपनी मांगे, उनको पूरे ट्रांसपेरेंसी से दीजिए। और ऐसे क्लीन क्लीन केसेस में कभी भी हमने इश्यूज नहीं देखे हैं। ओके। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि कई लोगों को पैसों की दिक्कत आती है और उस वजह से, या फिर एक तो पैसों की दिक्कत हो सकती है, या फिर हम भूल जाते हैं कि हमने टाइम पर अपना हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवा पाए हैं। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और आप क्या सजेस्ट करते हो कि अगर आपने रिन्यू नहीं किया है, टाइम बीत गया है, जस्ट इन केस ग्रेस पीरियड 1 महीने का ज़रूर मिलता है, वो भी अगर बीत जाए, तो आप ऐसी स्थिति में फिर क्या ऑप्शन बचता है? तो यानी देखिए, 30 डेज का ग्रेस पीरियड एक बड़ा टाइम होता है, लेकिन अगर हमने मिस आउट कर दिया तो थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। तो क्योंकि रिन्यू जो है, हमेशा एक चीज हमें ध्यान देना है कि जब भी हमारे कोई लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो खास करके, ठीक है, तो उसको हमको ऑन टाइम रिन्यू करना जरूरी है। सारे किस्म के रिमाइंडर्स लगा के रखें, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि चैलेंज ये हो जाता है कि एक बार जब आप ग्रेस पीरियड क्रॉस कर देते हो और आपकी पॉलिसी जब लैप्स हो जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको नया पॉलिसी लेना पड़ता है। और जब आप नई पॉलिसी लोगे तो आपका मेडिकल हिस्ट्री वापस रीस्टार्ट होता है। आपकी वेटिंग पीरियड जो है वो फिर से रीस्टार्ट होती है। राइट। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, और उसमें से और आपका जो नो क्लेम बोनस जो अक्यूमुलेटेड था वो वापस जीरो बन जाता है। तो ओके। ये जो चीज है उसको हमको एक 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 प्लान तरीके से, अगर आप ये प्लान करोगे, उसको रिन्यू करोगे, तो हमेशा हेल्पफुल रहेगा। एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि इसमें कि अगर समझ लीजिए कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सडनली जो इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ देने का आता है वो कभी कभार चैलेंजिंग हो जाता है। तो एक सिंपल सा चीज कर सकते हैं कि जो साल का समझ लीजिए प्रीमियम 12,000 रुपया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अगर आज मैंने रिन्यू किया तो मुझे पता है कि मुझे अगले साल जनवरी में मुझे रिन्यू करना है। तो अब से लेके हर महीने में 1,000 रुपए का एक आरडी शुरू कर दीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट अपने बैंक में, और 1,000 रुपए तक आप बचाते जाइए। ठीक है। जब अगला जनवरी आएगा आपका 12,000 रेडी है और आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राइट। ओके। तो क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हेल्थ कवर के बिना आगे नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल। सो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस जो डेट है उसी के पहले आप इसको रिन्यू कर लीजिए। और अब तो बहुत आसान हो गया है हर्षद, मैं देखती हूँ कि कंपनियां ही आपको इतने रिमाइंडर्स भेजती हैं कि अगर आप बहुत भुलक्कड़ हैं तब भी आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपको लगातार कॉल करते रहते हैं। बट जस्ट इन केस, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच कोई हो गई है, पैसे नहीं है और आप मिस कर गए, तो कम से कम ग्रेस पीरियड में अपने इस कमिटमेंट को पूरा कर दीजिए प्रायोरिटी में रख करके। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, ग्रेस पीरियड मिस हो गई तो फिर आपको पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा और वो फिर पूरा लंबा प्रोसेस होगा। आपको इसमें आपने कुछ क्लेम नहीं किया होगा, वो बोनस तो मिस होगा ही, हो सकता है हेल्थ चेकअप भी आपको करना पड़े, प्रीमियम भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। सो इसलिए मिस नहीं कीजिए, ग्रेस पीरियड का फ़ायदा उठाइए।